साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। हमने आज की कक्षा से पहले संधि पूरी तरह से पढ़ ली, संधि की प्रश्नोत्तरी भी की। संधि की प्रश्नोत्तरी के बाद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर तक है। इसके बाद हम उपसर्ग शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि उपसर्ग की सभी कक्षाएं आप देखेंगे, वीडियोज को बार बार देखेंगे। फिर जब उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी होगी तो आपकी स्थिति संधि की स्थिति से मजबूत होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा उपसर्ग के साथ। क्या होता है उपसर्ग, किस तरीके के उपसर्ग के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कितने संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कितने विदेशी उपसर्ग होते हैं, इस तरह की जानकारी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनकी बात हम करेंगे, देखेंगे। अभी उपसर्ग देखो, अब उपसर्ग में क्या क्या खास खास बातें हैं इसकी बात हम करने वाले हैं। देखो, इसमें यह है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो उस शब्द के बाद में लगता है। तो क्या हो गया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, विज्ञान शब्द है, उसमें ज्ञान शब्द के क्या लगा हुआ है, वि उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों, आपकी बिल्कुल सीधे सरल भाषा में बात समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे विज्ञान है तो ज्ञान शब्द के भी उपसर्ग लगा और इसका अर्थ बना दिया विशेष प्रकार का ज्ञान। तो देखो, इसमें एक खास बात जो और है, उपसर्ग का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। यानी जैसे वी का अर्थ क्या होता है, विशेष होता है, लेकिन वे किसी शब्द के साथ जुड़ने पर उसके अलग अर्थ भी देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, वी उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है, विशेष होता है। लेकिन जैसे विहार, विज्ञान में तो क्या हुआ, वी का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का ज्ञान, लेकिन विहार में वी का अर्थ विशेष नहीं होता है। क्या नहीं होता, विशेष। क्यों नहीं होता, क्योंकि विहार का मतलब विशेष प्रकार का हार नहीं होता, विहार का मतलब होता है घूमना फिरना। और एक और खास बात, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं। साथियों, छोटी छोटी जो बातें हैं उपसर्ग के बारे में, इसकी हम जानकारी करेंगे, उसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे आगे के। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें करी कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। एक सीधा सा उदाहरण हमने विज्ञान लिया। दूसरी बात जो हमारे यहाँ तक इसमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि उपसर्ग जो है उसका कोई एक अर्थ नहीं होता है। एक अर्थ होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़ने पर उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बदल सकता है। जैसे हमने वी का अर्थ विज्ञान में क्या है, विशेष है, लेकिन विहार में विशेष नहीं है। कभी कभी वो अर्थ हो सकता है और कभी वो अर्थ नहीं भी हो, दोनों बातें हैं। देखो, एक और बात जो हमने ये पढ़ी कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं। यानी जैसे हम बहुत सारे ऐसे शब्द लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शब्द ले रहे हैं सविनय। अब इसमें नए शब्द है, इसके वी जुड़ा हुआ है, विनय है, और से जुड़ा हुआ है, दो उपसर्ग हो गए। बहुत सारी जगह आपको दो उपसर्ग मिलेंगे, तो दो उपसर्ग हो सकते हैं, कभी कभी तो दो से भी ज्यादा उपसर्ग होते हैं, तो एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अपने सिंपल सा उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर, प्राध्यापक। अब प्राध्यापक शब्द में एक प्र उपसर्ग है, फिर प्राध्यापक में से प्र निकालने पर अध्यापक बचता है, अध्यापक में अधि उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है और एक पक शब्द बचता है। साथ ही यहाँ पर तीन उपसर्ग है, यहाँ पर देखेंगे आप, तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्र, अधि और आ। तो प्राध्यापक हो गया, तीन उपसर्ग। ऐसे इसका मतलब दो से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। पर्यावरण शब्द है, परि उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग होते हैं। इस प्रकार से कई उपसर्ग इसमें होते हैं। तो कुल मिला के हमारी बात क्या समझ में आई कि एक शब्द के एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे यहाँ पक शब्द है,
आ जुड़ा आपक बना, अधि जुड़ा अध्यापक बना, प्र जुड़ा प्राध्यापक बना। इस तरह से बढ़ता जाता है। किसी भी शब्द से यदि हम उपसर्ग हटाते हैं, देखो एक और खास जो जानकारी वाली बात है, किसी भी शब्द से उपसर्ग हटाने के बाद जो शब्द बचता है वह सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कोई भी शब्द है उसके साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अब उपसर्ग यदि हम हटाते हैं उसमें से तो शब्द जो बचता है वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास शब्द है प्रहार, अब प्रहार में से हम प्र हटा देंगे तो हार बच गया। हार क्या होता है, सार्थक होता है। सार्थक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, हमें देखने में यूं अलग से नहीं लगे, हमें लगे कि ये तो बिल्कुल सही शब्द है। तो साथियों उपसर्ग की एक खास बात और थी कि यदि हमें उपसर्ग निकालना है, क्योंकि अभी आगे हम उपसर्ग निकालेंगे शब्द जो परीक्षा में हमारे आएंगे उनमें से भी, तो जो बचता है वो सार्थक होना चाहिए। ये उपसर्ग जो है वो हमारी जो शब्द संपदा में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि उपसर्ग से हम नए नए शब्द बना सकते हैं। एक शब्द है जैसे हार, उसके जैसे जोड़ो आप वी जोड़ो विहार, प्र जोड़ो प्रहार, तो नए नए खूब सारे शब्द बना सकते हैं। उपहार, सम जोड़ो संघार, आ जोड़ेंगे आहार, मतलब यूं एक ही शब्द से हमारे पास शब्द क्या था, एक था, और उससे हम अनेक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण एक उपसर्ग से कर सकते हैं। तो साथियों ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखेंगे हम देखो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने कि जैसे हार शब्द है, हार शब्द है और उसके देखो एक प्र जोड़ा प्रहार बन गया, परि जोड़ा परिहार बन गया, सम जोड़ेंगे संघार बन गया, उप जोड़ेंगे उपहार बन गया, प्रति जोड़ेंगे प्रतिहार बन गया, वी जोड़ेंगे विहार बन गया, आ जोड़ेंगे आहार बन गया। इस प्रकार से कुल मिला के कहना ही चाह रहा हूं कि उपसर्ग जो है वो अगर हम जोड़ते हैं किसी शब्द के साथ में तो बहुत सारे नए नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि उपसर्ग जो है वो शब्द संपदा में वृद्धि करते हैं। देखो उपसर्ग के लिए एक जो खास बात यहाँ बताई गई, उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, बड़ी नहीं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है साथियों। जैसे परीक्षा में मान लो कोई शब्द आ गया और उसमें से पूछा इसमें कौन सा उपसर्ग है, और उसमें दो उत्तर हैं, एक में छोटी मात्रा लगी हुई है और एक में बड़ी मात्रा लगी हुई है। अब आप देखेंगे कि जो छोटी मात्रा है वो हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन बड़ी मात्रा हमारा उत्तर कभी नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या बात याद रखनी है कि उपसर्ग में मात्रा कैसी होती है, छोटी मात्रा प्रयुक्त होती है, बड़ी कभी नहीं होती। और छोटी मात्रा केवल या तो ई की होती है और या ऊ की होती है, इसके अलावा कहीं छोटी मात्रा प्रयुक्त नहीं होती। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उपसर्ग में छोटी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, बड़ी कभी नहीं होती। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ते हैं, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी पढ़ते हैं और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी पढ़ते हैं। इसका मतलब हिंदी भाषा में हम 3 प्रकार के उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं, हमें ध्यान में रखना। अब कभी कभी साथियों से प्रश्न बन जाता है कि संस्कृत में उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या संख्या होती है। हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। कई परीक्षाओं में प्रश्न सीधा ही पूछा गया कि उपसर्ग में संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या इस प्रकार से भी पूछा गया कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है या कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए। तो साथियों यहाँ पर यदि हमें संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हमें याद हैं तो हम ये हमारा एक प्रश्न सही हो सकता है कि ये पूछा जाए कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, तो भी हो सकता है। कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है या कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, इस तरह की स्थिति भी तब हमारा सही होगा जब हमें संस्कृत के 22 उपसर्ग याद होंगे। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं देखें कौन कौन से हैं। अति, अति होता है, छोटी मात्रा देखेंगे आप क्योंकि छोटी मात्रा ही होती है उपसर्ग में। अधि और अभी और अपि, 4 देखो ऐसे चालू हो रहे हैं, याद करने की कोशिश करेंगे। अति, अधि, अभी और अपि, 4 ऐसे शुरू हैं और अंत में छोटी मात्रा आ रही है। फिर प्र से देखो प्रति और पै से परि, ये पै वाले हो गए, प्रति और परि, ये एक एक वर्ण वाले हो गए। नी, वी और नी,
एक अनु और सु, ये दोनों उ की मात्रा वाले हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे आप 10 उदाहरण हमने लिए, 10 में ही छोटी मात्रा प्रयुक्त है, क्योंकि बड़ी तो उपसर्ग में आएगी ही नहीं, ये बात हमें विशेष कर ध्यान रखनी है। देखो आगे, इसके बाद देखो निर दुर, निस और दुस चारों एक जैसे हैं, निर दुर निस और दुस। इसके बाद में देखो सम, ये भी अपने संस्कृत का उपसर्ग है, उत ये भी संस्कृत का है, हमें ध्यान में रखना है, आ अव, और इसके बाद अप उप, और एक प्र और एक परा। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना परा है, परा संस्कृत का होता है, पर संस्कृत का नहीं होता। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग हमें ध्यान होने चाहिए। कौन कौन से 22 हैं, एक बार वापस से हम इसका दोहरान करेंगे। अति, अधि, फिर अभि, और इसके बाद अपि, 4 तो ये हो गए। फिर देखो पै वाले, एक तो प्रति और एक परि, फिर एक एक वर्ण वाले वी और नी, फिर उ की मात्रा वाले अनु और सु। इसके बाद 4 जो हैं निर दुर निस दुस, 4 ये हो गए। और इसके बाद में जैसे सम है, उत है, आ के बाद औ है, अप है, उप, और एक प्र और एक परा। इस प्रकार से 22 उपसर्ग जो हैं हमें ध्यान में रखने हैं कि 22 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। बिल्कुल आपको ये चीज आनी चाहिए। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम साथियों देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग में हमें यहाँ पर हमने एक उपसर्ग इसमें से चयन किया, अभि उपसर्ग। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अभि उपसर्ग जो है हमारे पास किस किस रूप में आ सकता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अभि जो है इसका अर्थ होता है सामने, इसका अर्थ होता है पास, और इसका अर्थ होता है विशेष। कई अर्थ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो उपसर्गों के अर्थ याद करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। उपसर्गों के अर्थ याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। उपसर्ग के अर्थ हमसे परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग तो शब्द के साथ ही अपना नया अर्थ दे देता है। जैसे किसी शब्द के साथ जुड़ता है, उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। तो साथ ही इस प्रकार से उपसर्ग के ये अर्थ हैं, लेकिन हम याद नहीं करेंगे, केवल हमने चर्चा की, आगे हम इस तरह की चर्चा भी नहीं करेंगे। अर्थ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन उसकी हम कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। देखो इसमें उपसर्ग का जो प्रयोग है हमने 4 प्रकार से किया, एक संयोग, एक दीर्घ संधि के रूप में, एक यण संधि के रूप में, और एक व्यंजन संधि के रूप में। 4 प्रकार से किया। संयोग का मतलब है उपसर्ग किसी शब्द के सीधा सीधा जुड़ जाता है, यानी किसी भी शब्द के साथ में उपसर्ग को हम सीधा सीधा जोड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, संयोग होता है। तब आप इसमें देखो जैसे अभिवादन शब्द है, तो इसमें वादन के क्या अभि जुड़ा हुआ है, अभिवादन हो गया। मान है, इसके अभि जुड़ा हुआ है, अभिमान हो गया। ये अभि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें देखेंगे आप, ये ज्ञ जो है, ज्ञ, इसके अभि जुड़ा हुआ है, अभिज्ञ हो गया। यहाँ पे अभिधा है, धा के अभि जुड़ा हुआ है। साथ ही धा भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ धारण करने से होता है, तो धा भी एक शब्द होता है। आगे भी इसके उदाहरण आएंगे। ज्ञ भी एक शब्द होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, अभिज्ञ शब्द में करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, अ उपसर्ग समझ लेते हैं, जबकि गलत है। क्या आएगा उपसर्ग, अभी, अभी उपसर्ग आएगा। और ज्ञ क्या, इसमें मूल शब्द है, ज्ञ का अर्थ ज्ञान से होता है। जैसे अभिधा, इसमें करण शब्द के अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अभिकरण हो गया। मुख के क्या जुड़ा हुआ है, अभि जुड़ा हुआ है, अभिमुख हो गया। यान के अभि जुड़ा हुआ है, अभियान हो गया। धान के अभि जुड़ा हुआ है, अभिधान हो गया, अभिधान। ठीक है। इसके बाद सार के अभि जुड़ा हुआ है, अभिसार हो गया इसका। भाषण के अभि जुड़ा हुआ है, अभिभाषण हो गया। इसमें नय, जैसे अभी बात कर रहे थे विनय, जैसे अभी, तो इसके नय के जुड़ा अभि जुड़ गया, अभिनय हो गया। इसमें मन्यु शब्द है जिसके अभि जुड़ा हुआ है, अभिमन्यु हो गया। नव शब्द है, इसके अभि जुड़ा हुआ है, तो अभिनव हो गया। बिल्कुल सरल सरल जोड़ने हैं हमें। भूत शब्द है, उसके हम अभि जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, अभिभूत हो गया। इसके बाद में लाशा शब्द है, इसके अभि जुड़ा हुआ, अभिलाषा हो गया। ऐसे शब्द हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं कि लाशा जैसे हमने कभी देखा ही नहीं, इस तरह का शब्द है। जैसे योग शब्द है, उसके अभि जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, अभियोग हो गया। इसके शाप जो शब्द शाप, उसके क्या जुड़ा हुआ, अभि, तो अभिशाप हो गया। ज्ञान के अभि जुड़ा हुआ है, अभिज्ञान हो गया। प्राय जो है उसके अभि जुड़ा हुआ, अभिप्राय हो गया।
शंशा, देखो ये भी हमारा ज्यादा देखा हुआ शब्द नहीं है, तो ऐसे में हमें विशेषकर उन्हीं को ज्यादा फोकस करना है जो हमारे कम देखे हुए हैं। अभी जुड़ा हुआ है, अभिशंसा हो गया। युक्त के अभी जुड़ा हुआ है, अभियुक्त हो गया। लेख के अभी जुड़ा हुआ है, अभिलेख हो गया। भावक के अभी जुड़ा हुआ है, अभिभावक हो गया। राम के अभी जुड़ा हुआ है, अभिराम हो गया। अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। यंता के अभी जुड़ा हुआ है, अभियंता हो गया। और न्यास के अभी जुड़ा हुआ है, अभिन्यास हो गया। इसको दो भागों में हमने अलग से बांटा है। जो न्यास जो है उसको भी नी और आस अलग अलग करा हुआ है, यण संधि का उदाहरण है न्यास। तो यहाँ पे दो उपसर्ग हो गए इसमें। कभी कभी हमसे पूछेंगे कि कौन से शब्द में एक से दो से अधिक उपसर्ग है, या एक से अधिक उपसर्ग है, या दो उपसर्ग है। वहां हमारी ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि कहाँ एक से अधिक उपसर्ग है। तो अभिन्यास में दो उपसर्ग है, एक अभी निकालेंगे, न्यास बचेगा, नी निकालेंगे तो आस बचेगा। इस प्रकार से ये दो उपसर्ग इसमें है। अब साथियों, इसमें जो उपसर्ग हैं, दीर्घ संधि वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं, यानी दीर्घ संधि किस प्रकार से उपसर्ग को बनाती है। अब देखो यहाँ पे मात्रा है अभीप्सा में बड़ी मात्रा है, लेकिन अब आप ये चीज देखना कि उपसर्ग में तो बड़ी आती नहीं है, तो उपसर्ग जब निकल कर आएगा छोटी मात्रा का आएगा। तो अब यहाँ पे जिसको दीर्घ संधि का ज्ञान है वो ये चीज समझ सकता है। जैसे अभी और ईप्सा जब हम जोड़ते हैं तो इसमें से छोटी ई और इसमें से बड़ी ई लेते हैं तो ये बड़ी ई बन जाती है, अभीप्सा बन गया इस तरीके से। इसी तरह देखो अभीप्सित, अभी और ईप्सित जोड़ते हैं, इसका छोटी ई और इसकी बड़ी ई मिलेगी तो ये बड़ी ई बन जाएगी, अभीप्सित हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में अभीष्ट में देखेंगे, अभी और इष्ट जुड़ जाएगा, यह मात्रा बड़ी हो जाएगी तो अभीष्ट बन जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये तीनों ही उदाहरण जो हैं वो दीर्घ संधि के हैं। इन तीनों में ही कौन सा उपसर्ग होगा, अभी। ये संधि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उपसर्ग की दृष्टि से भी। इसमें अभीप्सा में संधि पूछे तो दीर्घ संधि है, अभीप्सा शब्द शुद्धि में आए तो मात्रा बड़ी होती है, अभीप्सा में उपसर्ग पूछे तो अभी उपसर्ग होता है। मतलब एक ही शब्द से तीन तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दीर्घ संधि वाला भी ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखो यण संधि जो है, इससे संबंधित भी इसमें उदाहरण है। जैसा अभ्यास है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, जो यण संधि में जो यह है, यह को हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। यहाँ से यह हटाएंगे और इसकी मात्रा छोटी लगा देंगे, ए भय और छोटी मात्रा लगा, अभी हो गया, अभिधन आस हो गया, अभ्यास हो गया। फिर अभ्यागत जो है इसको देखेंगे, यहाँ पे भी ये यह है, इसको हटाएंगे और यहाँ पर अभी बना देंगे, अभी, और यह में से स्वर निकाल देंगे, आगत। देखो साथियों, मैंने आपको संधि में इस तरीके से बताया था, जैसे आपको देखो इस तरह का एक जैसे उदाहरण है अभ्यागत। अब आपको क्या करना है, इसको विभाजित करना है। इसमें कौन सा स्वर है, आ है, आगत हो गया, और इसमें ए और भय आधा हो गया, और ये को ई में बदल देंगे, अभिधन आधन गत, इस तरीके से हो गया। तो ये आपको इस तरीके का विभाजन आएगा तो आप इसको उपसर्ग को आसानी से निकाल लेंगे। और आपको यण संधि में सब बताया हुआ है, फिर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभ्युदय में कि यहाँ से देखो ऊ निकाल लीजिए तो ये उदय हो गया, उदय यहाँ अलग आ गया, और ये है, इसको ई की मात्रा में बदल दीजिए, अभी आ गया, अभिधन उदय। इसी तरह अभ्यर्थी में अभिधन अर्थी हो जाएगा, इसको आप बना के भी इस तरह कर सकते हैं। अभ्यर्थी शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है कि अभ्यर्थी होता है, अभ्यार्थी नहीं होता। यहाँ पे यह निकालेंगे, यहाँ से ए निकालेंगे यह में से, और ये ए भय और यह को ई में बदल दीजिए, अभी हो गया। इस तरह अभिधन अर्थना हो गया, अभ्यर्थना बन गया। अभ्युत्थान देखेंगे, अभी फिर उत्थान बच गया, यहाँ से ऊ निकालेंगे, उत्थान, उत्थान में उत निकालेंगे और स्थान, ये यहाँ पर व्यंजन संधि भी है, उत्धन स्थान, उत्थान या व्यंजन का इस से का जो है, इस से का लोप हो जाता है, इस तरह से उत्थान बन जाता है। अभ्यंतर अभी निकालेंगे और अंतर बच जाएगा, अभिधन अंतर अभ्यंतर हो जाएगा। अभ्यस्त में अभी और अस्त तो अभ्यस्त बन जाएगा। इस प्रकार से इसके आपके उदाहरण हैं यण संधि के। इसके बाद व्यंजन संधि, इसमें अभी और एक सेक हो जाएगा, तो ये से जो है इस से में बदल जाता है षटकोण वाले में, और ये अभिषेक बन जाएगा। साथियों, इस प्रकार से हम इसमें कुछ उदाहरण देखेंगे और इनको समझेंगे। आप इनका अभ्यास करें तो आपको अच्छे से बातें समझ में आ सकती हैं। देखेंगे हम इसके जो आगे के जो उदाहरण हैं, इसमें एक बार
देखो दूसरा एक उदाहरण हमने लिया अति। अब अति में देखो क्या है, एक तो अति का अर्थ जो हम बात नहीं करेंगे। अब अति से बनने वाले जो शब्द हैं, एक देखो अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया, क्रमण के अति लगा, अतिक्रमण हुआ, यानी केवल सीधा सीधा ये संयोग है, यहाँ पे संयोग है, और ये आपकी दीर्घ संधि होगी, और ये वही यण संधि है, और इसमें कोई व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए हमने बॉक्स को खाली छोड़ा है। देखो अतिसार, सार के अति जुड़ा हुआ है, अतिसार हो गया। दस्तक, इसका अर्थ जो है वो यहाँ लिख रखा है, अतिसार का दस्त होता है। रिक्त के अति जुड़ा हुआ है, अतिरिक्त हो गया। वृष्टि के अति जुड़ा हुआ है, अतिवृष्टि हो गया, ये संयोग है सीधा सीधा। और क्षय के अति जुड़ा हुआ है तो अतिशय हो गया, फिर अतिशय से अतिशयोक्ति बन जाता है। रेक शब्द के अति जुड़ा हुआ अतिरेक हो जाएगा। ये देखो रेक बड़ा महत्वपूर्ण सा शब्द है कि हमें ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि देखा है। मान के अति जुड़ा हुआ अतिमान हो गया। इस प्रकार से ये शब्द इसमें निकल कर आ रहे हैं। अब देखो अतीत शब्द है, ये अति और इत शब्दों से मिलकर बना है। इसमें से ई निकालेंगे, इसमें से ई निकालेंगे और ये बड़ी ई बना देंगे, अतीत बन जाएगा। इसी तरह अतीव जो है, अति और इव हो गया, इसमें से ई और इसमें से ई मिलेगा तो ये बड़ी ई बन जाएगी, अतीव बन जाएगा। और अतीन्द्रिय जो है, अति और इंद्रिय, ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी तो अतीन्द्रिय हो जाएगा। तो आपको दीर्घ संधि से अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से विभाजन, ये संधि का जो जोड़ तोड़ है ये हमें आना चाहिए। अगर ये जोड़ तोड़ हमें आने लग जाएगा तो हम उपसर्ग निकालने में, शब्द शुद्धि में, संधि में और शब्दों के अर्थ करने में, हिंदी में बहुत मजबूती हमारी आने लग जाएगी यहाँ से। इसके बाद यण संधि जो है, यण संधि के जो उदाहरण हैं उनमें आप देखेंगे ये अत्यंत, यहाँ से वही देखो, यहाँ से निकालेंगे ए निकालेंगे, अंत निकल जाएगा, और यहाँ ए तय और ये को ई में बदल दीजिए, अति बन जाएगा। इसी तरह देखो अत्यल्प है, अति और अल्प हो जाएगा, यहाँ भी आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अल्प निकाल देंगे यहाँ से और यहाँ से अति हो जाएगा, अति धन अल्प हो जाएगा। अत्याचार में क्या, यहाँ से आचार निकालेंगे, आचार हो गया यहाँ, और अति हो गया, यह को ई में बदलेंगे, अति हो जाएगा। आचार आ और चार अलग अलग होगा तो यहाँ पे दो उपसर्ग हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी दो उपसर्ग भी हमारे होते हैं, तो दो उपसर्ग यहाँ पे आएंगे। ये देखो अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में भी आप देखो विभाजन कहाँ से करना है, जो आधे के बाद में ये आ रहा है उसका आ निकल जाएगा तो आवश्यक हो जाएगा, और यहाँ पे अ और तय और ई आ जाएगा। अब आवश्यक में आ और वश्यक अलग अलग होता है, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। ये सब बातें अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सभी कक्षाएं लेंगे, तो आप उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी ढंग से कर सकते हैं। संधि की प्रश्नोत्तरी में आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी, प्रॉब्लम हो जाती है, चारों उत्तर देखे बिना उत्तर कर रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी ये अगर ढंग से समझेंगे तो आपके उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी बिल्कुल अच्छे से होने वाली है। अत्याधुनिक में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ निकालेंगे आधुनिक बन जाएगा, आधुनिक, और यहाँ पे अति। अब यहाँ पे देखो आधुनिक में हमें यूँ लग रहा है कि दो उपसर्ग हो, लेकिन नहीं, अधुना शब्द के इक जुड़ा हुआ है, आधुनिक हो जाएगा। अधुना के इक जोड़ा, आधुनिक हुआ। यहाँ पे एक ही उपसर्ग है, लेकिन कभी कभी जो हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाता है कि कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे ये जो आधुनिक शब्द है, अत्याधुनिक शब्द है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक उपसर्ग है थी और एक इक का क्या है, इसमें प्रत्यय है, और भी इसमें अधुना शब्द है। ये ऐसे प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, हमें ध्यान में रखना है। एक देखो अत्युषण शब्द है, इसमें उषण यहाँ से ऊ निकाल लेंगे, उषण आ जाएगा, और अत्य को अति में बदल दीजिए, अत्युषण हो जाएगा। एक अत्युत्तम है, अति और उत्तम शब्द है, इसमें अलग अलग हो जाएगा। उत्तम को भी आप उत और तम अलग अलग कर सकते हैं। एक अत्युक्ति है, अति और यहाँ से ऊ निकल जाएगा तो उक्ति हो जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हम इसका विभाजन यण संधि का भी कर सकते हैं। इसमें विसर्ग संधि के इस तरह के कोई उदाहरण नहीं है। तो साथियों आपने ये चीज देखी होगी कि अभी जितने भी उदाहरण हम लोगों ने लिए उनमें से क्या हुआ कि आपको दो उपसर्ग हमने लिए और उपसर्ग की खास खास बातें हमने की। तो आज जो हमने पढ़ा हम इसका एक दोहरान करते हैं। इसमें यह है कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। अब उपसर्ग जो है उसका एक अर्थ होता है, लेकिन वो क्या होता है, किसी भी शब्द के साथ लगने पर उसका अर्थ बदल सकता है। एक बात हमने पढ़ी कि उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा ही आती है, जो एक तरह से हमारी ट्रिक हो जाएगी। और उपसर्ग है एक से अधिक भी हो सकते हैं, किसी भी शब्द में एक उपसर्ग भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और दो से अधिक यानी तीन भी हो सकते हैं। तो तीन से अधिक हम लोगों ने ऐसे देखा नहीं है, लेकिन तीन तक उपसर्ग हमने देखे हैं। ऐसे भी हमसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसमें एक से अधिक उपसर्ग है, किसी में दो से अधिक उपसर्ग है,
या किसमें दो से अधिक उपसर्ग नहीं है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। एक इसमें उपसर्ग जब हम निकाल देते हैं किसी शब्द से तो उसमें जो शब्द बचता है वो सार्थक होना चाहिए। और उपसर्ग क्या होता है, हमारी शब्द संपदा में वृद्धि करता है, नए नए शब्दों का निर्माण हम उपसर्गों से करते हैं। और संस्कृत के फिर 22 उपसर्ग हमें याद रखने हैं। तो 22 उपसर्ग संस्कृत के कौन कौन से हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में वो बैठने चाहिए, तब हम कम से कम ये इस तरह का प्रश्न कि कौन सा हिंदी का है, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा संस्कृत का नहीं है, कौन सा हिंदी का नहीं है, इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर भी हम दे सकते हैं यदि हमें वो 22 उपसर्ग याद हैं तो। और इसके बाद उपसर्ग जो हैं वो 3 तरीकों से बनते हैं, उपसर्गों से 3 तरीके के शब्द बनते हैं, एक संयोग के माध्यम से, एक दीर्घ संधि के माध्यम से, एक यण संधि से और एक व्यंजन संधि से। इस प्रकार के इन शब्दों का निर्माण होता है। साथियों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। कल की जो हमारी कक्षा होगी उसमें भी हम इन उपसर्गों को ही आगे बढ़ाएंगे और उपसर्गों के हमारे जो ज्ञान को है उसमें वृद्धि करेंगे। और आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न जो हैं आप क्लासें लेंगे, वीडियोस देखेंगे तो आगे आने वाली हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके पेपर्स होंगे परीक्षा में जो आप लेंगे उनमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।